तो दोस्तों, अगले भाग 4 था, लेकिन इस गोदान का जो भाग होता है वो 6 समाप्त हो चुका था और 7 में हम लोग अब जा रहे हैं। 7 भाग में हम लोग देखेंगे कि क्या है, कैसा है और इसका आनंद लेते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग 7 भाग को शुरू करते हैं और देखते हैं इस भाग में क्या लिखा हुआ है। यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रसारण की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजते थे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहब ने इस प्रशासन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार को खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रशासन था, मगर करुणा से भरा हुआ। नायक की बात बात पर कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसीलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे और देहाती गवाहों की चालाकियों से झांसे। पहले गवाही के लिए चटपट तैयार हो जाना, मगर इजलास पर तबली के समय खूब मनावन करना और नाना प्रकार की गरमाइशों करके उल्लू बनाना, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लौट जाते थे। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था। गवाहों को बार बार भूले करना, वकील को बिगाड़ना, फिर नायक का देहाती बोली में गवाहों को समझाना और अंत में इल्जास का गवाहों में बदल जाना। ऐसा सजीव और सत्य था कि मिस्टर मेहता उछल पड़े और तमाशा समाप्त होने पर नायक को गले लगा लिया और फिर सभी नोटों में एक एक मेडल देने की घोषणा की। राय साहब प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव जाग उठे। राय साहब स्टेज के पीछे ड्रामे का संचालन कर रहे थे। मेहता दौड़कर उसके गले लिपट गए और मुंह धोकर बोले, आपकी दृष्टि इतनी पैनी है, इसका मुझे अनुमान न था। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वही किसी नदी के तट पर बांध में भोजन बने, खूब जल कीड़ा की जय में शाम के लोग घर आवे, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह तो विदा हो गए, केवल वे लोग ही बच रहे जिनकी राय साहब ने धृष्टता की मैसेज खन्ना की सिर में दर्द था न जा सकी, और संपादन जी इस मंडली में जले हुए थे और उसके विरोध एक लेख माला निकलकर उसकी खबर लेने का विचार में मग्न थे। सब के सब छटे हुए गुंडे हैं, हराम के पैसे उड़ाते हैं और मूंछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर, इसके पड़ोस में कौन मर रहा है और इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यह मेहता जो फिलासफर बना फिरता है, उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में एक बार मार खाते हैं, उन्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ और परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दबाए डालती है कि लड़की का विवाह कैसे हो, या बीमारी स्त्री का लिए बेद कैसे आए, या अब की बार घर का किराया किसके घर से आएगा, या अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छोटे साढ़ बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हो और समझते हो संसार में सब सुखी है। तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब क्रांति होगी और तुमसे कहा जाएगा, बचा खेत में चल कर हल जोतो। तब देखें तुम्हारा जीवन कैसे संपूर्ण होता है। और वह भी जो मालती जो 72 घंटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी, इसके जीवन बंधन में पड़ जाता है और बंधन का जीवन में पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और नितांत विशाल किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज की गोली मारो, जीवन कर्तव्य के पास ना फटकारने दो, बस तुम्हारा जीवन संपूर्ण हो गया। इससे ज़्यादा आसान और क्या होगी। माँ बाप से यहीं पढ़ती, उसे धाता बनाओ। शादी मत करो, यह बंधन है। बच्चे होंगे तो माँ पास है, मगर टैक्स क्यों देते हैं। कानून भी तो बंधन है, उसे क्यों नहीं तोड़ते। उसने क्यों कन्नी काटते हैं, जानते हो ना। कानून में जरा सी अवज्ञा और भेड़ियाँ पड़ जाएगी, बस वही बंधन तोड़ो जिसमें अपने भोग लिप्सा से बंधा नहीं पड़ती। रस्सी को सांप बनाकर पीटो और 30 मारखा बनो। जीते सांप के पास जाओ ही क्यों, वह फुकार भी मारेगा तो लहरें आने लगेंगे। उसे आते देखो तो दुम दबाकर भागो। यही तुम्हारा संपूर्ण जीवन है।
8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार न खेला था। बंदूक की आवाज़ से काँपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी, कैसे वह रुक सकते थे। मिस्टर तांगा ने अभी एक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर न मिला था। शायद वहाँ वह अवसर मिल जाए। राज साहब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं आए थे। वहाँ के रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से असमनियों की एक संबंध भी होना चाहता है और रौब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सकेत रहते हैं। मिर्जा हुसैन को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिसमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती? उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से भरे जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन की सामग्री, रसोइया कहाँ, हिम्मतदार सब चले गए, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहाँ भोजन करेंगे या भूखे मरेंगे? मेहता ने जवाब दिया, भोजन क्यों न करेंगे, लेकिन आज हम लोग खुद सारा अपना काम करेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हड्डियों की पतल मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं। शिकार हम ही करेंगे ही। मालती ने गीला किया, क्षमा कीजिए, आपने रात मेरी कलाई में इतनी ज़ोर से पकड़ी थी कि अभी तक दर्द हो रहा है। हाँ, काम तो हम लोग करेंगे, पर केवल बताती जाइएगा। मिर्जा खुसरेंद बोले, अजी आप लोग तमाशा देखते रहिएगा, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही किसी सी है। जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भुनिया खाइए और वहीं दरख्त में सोए में खराटे लीजिए। यही प्रस्ताव स्वीकार हुआ। जो 2 मोटरें चली, एक मिस मालती ड्राइवर कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील की पहाड़ी प्रांत शुरू हो गया। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी पेचदार होती जाती थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढल जा रहा था और मोटर वेन के नीचे की ओर चली। दूर की नदी पट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुर्बल निस्पंद कगार पर। एक घने वट वृक्ष की छांव की कारें रोक दी गई और लोग उतरे। यह सलाह हुई कि 2-2 की टोली बने और शिकार खेलकर 12 बजे तक यहाँ आ जाए। मिस मालती मेहता के साथ चलने के तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐठ कर रह गया। जिस विचार से आए थे उसमें से जैसे पंचर हो गया। अगर जानते मालती दगा देगी तो घर से लौट जाते, लेकिन राय साहब का साथ उतना रोचक ना होता तो बुरा ना था। उसने बहुत सी मुआमले की बातें करनी थी। खुसरेद और तांगा बच रहे। उसने टोली बनाई थी। तीनों टोलियों एक एक तरफ चल दी। कुछ दूर तक पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम लेने दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 ही मील भी नहीं आए, अभी से थक गई? थकी नहीं, लेकिन क्यों, जरा दम ले लो। अब तक कोई शिकार हाथ ना आ जाए, हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार खेलने ना आई थी। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा, मैं न जानता था कि फिर क्या करने आई थी। और तुमसे क्या बताऊं, हिरनों का एक झुंड चढ़ता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया। झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब कुछ नहीं, चलो फिर कोई शिकार मिल जाएगा। दोनों कुछ देर तक चुपचाप चलते रहें। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाएं। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं तो नहीं बैठता। बड़ी निर्दय हो तुम, सच कहती हूँ। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं बैठ नहीं सकता। अब तो तुम मुझे मार ही डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा है। याद है तुमने मुझे कहा कि तुम हमारे साथ चलोगी दिलदार? मैं न जानती थी तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब ना दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ दूर चलते गए। एक तो जेठ का धूप, दूसरे पथरीली रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूँ तुम अपनी रक्षा कर सकती हो। कैसे जानते हो? नए युग की देवियों के यही सिफत है। वह मर्द का अक्षय नहीं चलती, वह कंधा मिलाकर चलना चाहती है। मालती ने छपते हुए कहा, तुम कोरे फिलस्फर हो मेहता।
सामने बीच का एक मोर बैठा हुआ था। मेहता ने निशाना साधा और बंदूक चलाई। मोर उड़ गया। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा हुआ, मेरा सांप पड़ा। मेहता का बंदूक कंधों पर जाकर रखा। तुमने मुझे नहीं, अपने आप को सांप दिया। शिकार मिल जाता तो मैं 10 मिनट का मोहलत देता। अब तो तुमको फौरन चलना पड़ेगा। मालती उठकर मेहता का हाथ पकड़ती हुई बोली, फिलासफरों का शायद हृदय नहीं होता। तुमने अच्छा किया, विवाह नहीं किया, उस गरीब को मार ही डालते, मगर मैं यूं ना छोड़ूंगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेहता ने एक झटके में हाथ छुड़ा लिया और आगे बढ़े। मालती सजल नेत्र से बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ, नहीं मैं इसी चट्टान पे सिर पटक दूंगी। मेहता ने तेजी से कदम बढ़ाए। मालती उन्हें देखती रही। वह 20 कदम निकल गए। वह झुझलाकर उठी और उसके पीछे दौड़ी। अकेले विश्राम करने में कोई आनंद न था। समीम आकर बोली, मैं तुम्हें इतना पशु न जानती थी। मैं जो हिरन मारूंगा उसकी खाल तुम्हें भेंट करूंगा। खाल जाए भाड़ में, मैं अब तुमसे बात भी ना करूंगी। कहीं हम लोगों के हाथ कुछ ना लगा तो दूसरे से अच्छे शिकार मारे तो मुझे बड़ी छेप होगी। एक चौथा नाला मुंह फैलाए बीच में खड़ा था। बीच में चट्टानें उसके दांतों से लगती थी। धार में इतना वेग था कि उसकी लहरें उछाल पड़ती थी। सूर्य मध्यम आ पहुंचा था और उसकी प्यासी किरणें जल की क्रीड़ा कर रही थी। मालती प्रसन्न होकर कहा, अब तो लौटना होगा। क्यों, उस पार चलेंगे, यही तो शिकार मिलेगी। धारा का इतना वेग है, मैं तो बह जाऊंगी। अच्छी बात है, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ। आप जाइए, मुझे अपनी जान से बैर नहीं है। मेहता ने पानी पर कदम रखा और पांव सधते हुए चले। जो आगे बढ़े, पानी गहरा होता जाता था, यहाँ तक कि छाती तक आ गया। मालती अधीर हो उठी। शंका से मन चंचल हो उठा। ऐसी विकलता तो उसे कभी ना होती थी। ऊंचे स्वर्ग से बोली, पानी गहरा है, ठहर जाओ, मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम फिसल जाओगी, धार तेज है। कोई हर्ज नहीं, मैं आ रही हूँ, मुझे आगे बढ़ना, खबरदार। मालती साड़ी ऊपर चढ़ाकर नाले में बैठी, मगर 10 हाथ आते आते पानी उनके कमर में आ गया। मेहता घबराए, दोनों हाथ से उन्हें लौट जाने के कहते हुए बोले, तुम यहाँ से मत आओ मालती, यहाँ तुम्हारी गर्दन तक पानी है। मालती पेट तक पानी में थी। धार इतनी तेज थी कि मालूम होता था कदम उखाड़ा। मेहता लौट पड़े और मालती ने एक हाथ पकड़ा लिया। मालती की नशीली आंखें खरोश भर कर कहा, मैंने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी नहीं देखा था। बिल्कुल पत्थर हो। खैर आज सता लो, जितना सताने बने, मैं भी कभी समझूंगी। मालती के पांव उखाड़ते हुए मालूम हुई वो बंदूक संभालती हुई इसमें चिपट गई। मेहता ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठाए लेता हूँ। मालती ने भ्रीकुटी टेढ़ी करके कहा, मैं उससे पार जाना क्या इतना ज़रूरी है? मेहता ने कुछ उत्तर ना दिया। बंदूक कनपट्टी के कंधों पर दबा ली और मालती को दोनों हाथों से उठाकर कंधों पर बिठा लिया। मालती अपने पुलक को छिपाती हुई बोली, अगर कोई देख ले भद्दा तो लगता है। 2 पग के बाद उसने करुण स्वर से कहा, अच्छा बताओ, मैं यहाँ पानी में डूब जाऊँ तो तुम्हें कोई रज तो हो नहीं? मैं तो समझती हूँ तुम्हें बिल्कुल रज ना होगा। मेहता ने आनंद स्वर से कहा, तुम समझती हो मैं आदमी नहीं हूँ? मैं तो यही समझती हूँ, क्यों छिपाऊँ? सच कहती हूँ मालती, तुम क्या समझती हो? मैं कभी बतलाऊँगा। पानी मेहता के गर्दन तक आ गया। यही अगला कदम उठाते उठाते सिर तक ना आ जाए। मालती का हृदय धक धक करने लगा। बोली, मेहता ईश्वर के लिए अब आगे मत जाओ, नहीं मैं पानी में कूद पड़ूंगी। उस संकट में मालती को ईश्वर याद आया, जिसका वह मजाक उड़ाया करती थी। जानती थी ईश्वर कहीं बैठा नहीं है जो आकर उसे उखाड़ लेगा, लेकिन मन में जिस अवलंबन और शक्ति की जरूरत थी वह अब कहाँ मिल सकती थी। पानी कम होने लगा था। मालती ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम मुझे उतार दो। नहीं नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कहीं आगे कोई गड्ढा मिल जाए। तुम समझती हो यह कितना स्वाधीन है? मुझे इसकी मजदूरी देना। मालती के मन में गुदगुदी हुई, क्या मजदूरी लोगे? यही कि तुम्हारे जीवन में ऐसा ही कोई उपहार आए, अवसर आए तो मुझे बुला लेना। किनारे आ गए। मालती ने रेत पर अपने साड़ी का पानी निचोड़ा, जूते का पानी निकाला, हाथ मुंह धोया और ये शब्द अपने रहस्यमय आशय के साथ उसके सामने नाचते रहे। उसने इस अनुभव का आनंद उठाते हुए कहा, यह दिन याद रहेगा? मेहता ने पूछा।
तुम बहुत डर रही थी। पहले तो डरी, लेकिन फिर विश्वास हो गया कि तुम हम दोनों की रक्षा कर सकती हो। मेहता ने गर्व से मालती को देखा। उसके मुंह में परिश्रमी की लाली के साथ तेज था। मुझे यह सुन के इतना आनंद आ रहा था कि तुम समझ सकोगी मालती। तुमने समझाया कब? उल्टे और जंगलों में घसीटते फिरते हो और अभी फिर लौटती बार यही नाला पार करना पड़ेगा। तुमने कैसी आफत में जान डाल दी। मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़े तो एक दिन ना पटे। मेहता मुस्कुराए। इन शब्दों के संकेत खूब समझ रहे थे। तुम मुझे इतना दुष्ट समझती हो और जो मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम मुझसे विवाह करोगी? ऐसे काट कटोर से विवाह कौन करेगा? रात दिन जलाकर मार डालोगे। और मधुर नेत्रों से देखा, मानो कह रही हो इसका असर तुम खूब समझते हो, इतने बुद्धि नहीं हो। मेहता ने जैसे सकेज कर कहा, तुम सच कहती हो मालती। मैं किसी रमणी से प्रसन्न नहीं रह सकता। मुझे कोई स्त्री प्रेम का स्वाग नहीं कर सकता। मैं अपने अंतराल में पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे अपनी अरुचि हो जाएगी। मालती काँप उठी। इन शब्दों में कितना सत्य था। उसने पूछा, अच्छा बताओ, तुम कैसे प्रेम से संतुष्ट होंगे? बस यही, जो मन में हो वही मुख पर हो। मेरे लिए रंग रूप और भाव जो नाजो अंदाज का मूल्य उतना ही है जितना होना चाहिए। मैं वो भोजन चाहता हूँ जिसका आत्मा को तृप्ति हो। उत्तेजक और शोषण पदार्थों से मुझे ज़रूरत नहीं। मालती के होठ सिकुड़ कर ऊपर की सांस खींचते हुए कहा, तुमसे कोई पेश न आ पाएगा। एक ही खाक हो। अच्छा बताओ, मेरे विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहता ने नटखटपन से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कुछ कर सकती हो। बुद्धिमानता हो, चतुर हो, प्रतिभावान हो, दयालु हो, चंचल हो, स्वाभिमान हो, त्याग कर सकती हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकती। मालती ने पैनी दृष्टि से ताक कर कहा, झूठे हो तुम, बिल्कुल झूठे। तुम्हारा हृदय यह दावा निस्सार मालूम होता है कि तुम नारी हृदय तक पहुंच जाते हो। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को विश्राम करने की इच्छा थी, न लौटने की। आज तो सब भाषण में उसे ऐसा कुछ आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं के साथ एक मुस्कान में, एक चिल्तवन में, एक रसीले वाक्य में उल्लू बनाकर छोड़ दिया था। ऐसी बालू की दीवार पर वह जीवन के आधार नहीं रख सकती थी। आज उसे वह कठोर ठोस पत्थर सी भूमि मिल गई थी जो फाफड़ों से चिंगारियाँ निकल रही थी और उसकी कठोरता उसे उत्तरोहित मोहे लेती थी। धाय से आवाज़ हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर कुछ दूर उड़ी, फिर बीज धार पर गिर पड़ी और लहरों के साथ बहने लगी। अभी जाकर लाता हूँ। जाती कहाँ है? यह कहने के साथ वह रेत पे दौड़े और बंदूक किनारे पर ही रख गपाक से पानी पे कूद पड़े और बहाव की ओर तैरने लगे। मगर आधा मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया ना पकड़ सके। चिड़िया मरकर भी जैसे उड़ी जा रही थी। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे पे एक झोपड़ी पे निकली। चिड़िया को बहते देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। एक क्षण में उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया यह है। मेहता युवती को चपलाता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ लगाए। 2 मिनट में युवती के पास जाकर खड़े हुए। युवती का रंग तो काला था और वह गहरा। कपड़े बहुत ही मैले और फूफड़। आभूषण का नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी चूड़ियाँ, सिर के बाल उजले, अलग अलग मुखमंडल का कोई ऐसा भाग नहीं जिसे सुंदर और सुघड़ कहा जा सके। लेकिन वह स्वच्छ निर्मल जलवायु में उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था और प्रकृति के गोद में पल कर उसने इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि वन के चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, तुम बड़े मौके से पहुंच गई। नहीं, मुझे न जाने कितना दूर तैरना पड़ता। युवती प्रशंसा से कहा, मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो मैं दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे? हाँ, आए तो थे शिकार खेलने, मगर दोपहर हो गया है और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका टोक दिखा दूं। रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकूचा और सिर झुकाए बोली, इसका ख्याल हमें
देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहाँ पीपल की छाया है, यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए। मेहता की उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी से और देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, उख, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं, तुम थोड़े ही रह सकते हो। लड़की इतनी समझदार है और बिल्कुल गंवार। तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा, तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटी खाओ और दरी है, चिड़िया का सालन पका दूंगी, तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भगाकर भाग आई। जब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली होगी? नहीं, घरवाली तो नहीं, अभी नहीं है, जान पहचान की है, तो मैं दौड़कर उसे बुलाकर लाती हूँ। तुम चल कर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ, तुम थक गए होंगे। शहर का रवैया जंगल में कहीं आते होंगे, हम तो जंगली आदमी हैं, किनारे भी तो खड़ी होंगी। जब मेहता कुछ बोले, वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छाँव में बैठे तो स्वच्छ जीवन के साथ उसके मन के अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने पर्वतमाला दर्शन तत्व की भीति अगण्य और अंत फैली हुई, मानव ज्ञान का विस्तार कर रही हो। मानव आत्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस अगम्यता को, उसके प्रत्यक्ष विराट रूप को देख रही हो। दूर से एक ऊंचे शिखर पर एक छोटा सा मंदिर था, जो उस अगम्यता को बुद्धि की भांति ऊंचा पर खोया हुआ सा खड़ा था, मानो वहां तक पर मार्ग पर पक्षी विश्राम कर देना चाहते हैं और कहीं स्थान तक नहीं पाता। मेहता इन्हीं विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती के साथ लिए आ पहुंची। वह एक वन पुरुष की भांति धूप में खिली हुई, दूसरे कमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। मालती की बेदिली से साथ कहा, पीपल की छांव बहुत अच्छी लग रही है, क्यों? और यहाँ भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। युवती दो बड़े बड़े मटके उठा लाई और बोली, तुम जब तक यहाँ बैठो, मैं अभी तोड़कर पानी लाती हूँ, फिर चूल्हा जला दूंगी और मेरे हाथ का खाओ तो एक क्षण में बाटियाँ सेक दूंगी। नहीं, अपने आप सेक लेना। हाँ, गेहूं का आटा मेरे घर में नहीं है और यहाँ कोई दुकान भी नहीं है कि ला दूँ। मालती को मेहता पर क्रोध आ गया। बोली, तुम यहाँ क्यों आ कर पड़ रहे? मेहता ने चिढ़ते हुए कहा, एक दिन जरा जीवन में आनंद भी तो उठाओ। देखो मक्के का रोटियों में कितना स्वाद है। मुझसे मक्के की रोटी खाई ना जाएगी और किसी तरह निकल भी जाऊं तो हजम ना होगा। तुम्हारे साथ आकर मैं बहुत पछता रही हूँ। रास्ते भर दौड़ाकर मार डाला और अब यहाँ लाकर पटक दिया। मेहता ने कपड़े उतार दिए थे और केवल एक नीला चांगिया पहने हुए बैठे थे। युवती को मटके ले जाते देखा तो उसके हाथ में मटके छीनने लिए और पानी में भरने चले। दर्शन के गहरे अध्ययन में भी उन्होंने अपना स्वास्थ्य की रक्षा की थी और दोनों मटके लेकर चलते हुए अपनी मसल और चौड़ी छाती में मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिभा को सुगंधित अंगों की भांति उसके पुरुषार्थ का परिचय दे रही थी। युवती उन्हें पानी खींचते हुए अनुराग भरी आंखों से देख रही थी। वह उसकी दया का पात्र नहीं, श्रद्धा के पात्र हो गए थे। कुआं बहुत गहरा था, कोई 6.5 हाथ मटके भारी थे और मेहता कसरत का अभ्यास करते रहने पर भी एक मटका खींचते खींचते शिथिल हो गए। युवती ने दौड़ा कर उसके हाथ में रस्सी खींच ली और बोली, तुमसे ना खींचेगा, तुम जाकर खाट पर बैठो, मैं खींचे लेती हूँ। मेहता अपने पुरुषसत्ता का वह अपमान न सह सके। रस्सी उसके हाथ से फिर ले ली और जोर मारकर एक क्षण में दूसरा मटका भी खींच लिया और दोनों हाथों से दोनों मटके लिए घर की झोपड़ी के द्वार पर खड़े हो गए। युवती ने चरपट आग जलाई, लाल सर के पंख झुलस गए। छुरी से उसकी बेटियां बनाई और चूल्हे की आग जलाकर मांस चढ़ा दिया और चूल्हे के दूसरे एले पर कढ़ाई में दूध उबलने लगा और मालती भवे चढ़ाए खाट पर खिन्न मन पड़ी
इस तरह यह दृश्य देखकर मानो उसकी ऑपरेशन का तैयारी चल रही हो। मेहता झोपड़ी के द्वार पर खड़े होकर युवती का गहरी कौशल और अनुरक्त नेत्रों से देखते हुए बोले, मुझे तो कोई काम बताओ, मैं क्या करूं? युवती ने मीठे खिखड़ी के साथ कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर बाई के पास बैठो, बेचारी बहुत भूखी है, दूध गर्म हो जाता है तो पिला देना। उसने एक घड़ी का आटा निकाला और गूंदने लगी। मेहता उसके अंगों का विलास देखते रहे। युवती भी रह रहकर उन्हें कनखियों से देखकर अपना काम करने लगती थी। मालती ने पुकारा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे सिर पर जोर से दर्द हो रहा है, आधा सिर ऐसा फटा पड़ता है जैसे गिर जाएगा। मेहता ने आकर कहा, मालूम होता है धूप लग गई है, मैं क्या जानती थी तुम मुझे मार डालने के लिए यहाँ ले आ रहे हो। तुम्हारे साथ कोई दवा भी तो नहीं है? मैं क्या मरीज तुमको दिख रही थी जो दवा लेकर चलती? मेरा एक दवाओं का बॉक्स है, वह सिमरी में है। उफ, सिर फटा जाता है। मेहता ने उसके सिर पर और जमीन पर बैठकर धीरे धीरे उसका सिर सहलाना शुरू किया। मालती ने आंखें बंद कर ली। युवती हाथों से आटा भरे सिर के बाल बिखरे, आंखें धुएं से लाल और सजल, सारी देह पसीने में तर, जिससे उसका उभरा हुआ वक्ष साफ झलक रहा था। आकर खड़ी हो गई और मालती को आंखें बंद किए पड़ी देखकर बोली, बाई को क्या हुआ है? मेहता, बड़े सिर में बड़ा दर्द है। पूरे सिर में है, आधे में बतलाती है दाई और है, और बाईं ओर। मैं अभी दौड़कर एक दवा लाती हूँ, घिसकर लगाते हो, अच्छा हो जाएगा। तुम इस धूप से कहाँ जाओगी? युवती ने सुना ही नहीं, वेग में एक और जाकर पहाड़ियों में छिप गई। कोई आधा घंटे बाद मेहता ने उसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते देखा। दूर से बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। मन में सोचा, इस जंगली छोकरी की सेवा में कितना भाव और कितना व्यवहारिक ज्ञान है। लू और धूप से आसमान में चढ़ी जा रही है। मालती ने आंखें खोलकर देखा, कहाँ गई वह कटोली? गजब की काली है, जैसे अबनूस का कुंदा हो। इसे भेज दो, राय साहब ने कह दिया। कार यहाँ भेज दो, तब तपीस में मेरा दम निकल जाएगा। कोई दवा लेने गई है, कहती है इससे आधा सिर दर्द बहुत जल्द आराम हो जाता है। उसकी दवाई इतना फ़ायदा करती है, मुझे ना करेगी? तुम तो इस छोकरी से लुट्टे हो गए हो। कितने छिछोरे हो, जैसे रूह वैसी फिसरते। मेहता ने कटु सत्य कहने में संकोच ना होता था। कुछ बातें तो उसमें ऐसी है, मगर अगर तुमसे होती तो तुम सचमुच देवी हो जाती। इतनी खूबियाँ, उसे मुबारक। मुझे देवी बनाने की इच्छा नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं जाकर कार लाऊं? यथापि कार यहाँ आ भी सकेगी कि नहीं आ सकती? उसका लूठी को क्यों नहीं भेज देते? वह तो दवा लेने गई है, फिर भोजन पकाएगी। तो आज आप उनके मेहमान हैं, शायद रात को ही यहीं रहने का विचार होगा। रात को शिकारी भी तो अच्छे मिलते हैं। मेहता ने इस अपेक्ष में चिढ़कर कहा। इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है, वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी घोर वासना से देखें तो आंखें फूट जाए। मैं अपने किसी घनिष्ठ मित्र के लिए इस धूप और लू में ऊंची पहाड़ी पर न जाता, और हम केवल घड़ी भर मेहमान हैं, यह वह जानती है। वह किसी गरीब औरत के लिए इतनी तपस्या के दौड़ जाएगी। मैं विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम पर केवल लिख सकता हूँ, केवल भाषण दे सकता हूँ। वह उस प्रेम और त्याग का व्यवहार करती है। कहने से कहना कहीं कठिन है, इसे तुम भी जानती हो। मालती ने उपहास भाव से कहा, बस वह देवी है। मैं मान गई। उसने वक्ष का उद्धार है, निरतंगों की भारीपन है। देवी होने के लिए क्या चाहिए? मेहता तिलमिला उठे, तुरंत उठे और कपड़े पहने। वे सूखे हुए थे। बंदूक उठाई और चलने के लिए तैयारी हुई। मालती ने फुकार मारी, कहाँ जा रहे हो? अकेली मुझे छोड़कर? तब कौन जाएगा? वही तुम्हारी देवी। मेहता हद बुद्धि से खड़े हुए। नारी पुरुष पर कितनी आसानी से विजय पा सकती है, इसका आज उन्हें जीवन का पहला अनुभव हुआ। वह दौड़ती हाँफती चली आ रही थी। वह कलूटी युवती हाथ में एक झाड़ लिए हुए समीप आकर मेहता को यही जाने की तैयारी देखकर बोली, मैं वहीं जड़ खोज लाई, अभी घिस कर लाती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मांस तो पक गया होगा, मैं रोटियाँ सेक देती हूँ, 2 एक खा लेना। बाई दूध पी लेगी, ठंडा हो जाए तो चले जाना। उसने निसंकोच भाव से मेहता का अचकन के
पटने खेल दी। मेहता अपने बहुत रोके हुए थे। जी होता तो उस गंवारिन के चरणों को चूम लेते। मेहता ने कहा, अपनी दवाई रहने दे। नदी के किनारे बरगद के नीचे हमारी मोटर कार खड़ी है, वहाँ और लोग होंगे, उनसे कहना कार यहाँ लाए, दौड़ी हुई जा। युवती ने दिन नेत्रों का मेहता को देखा। इतनी मेहनत से बूटी लाई, उसका यह अनादर, यह इस गंवारिन की दवा इन्हें नहीं जची तो ना सही, उसका मन रखने के लिए जरा सी लगवा लेती तो क्या हो जाता। उसने बूटी जमीन पर रख कर पूछा, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाएगा बाई जी, कहो तो रोटियां सेक कर रख दूं। बाबूजी खाना खा ले, तुम दूध पी लो और दोनों जने आराम करो, तब तक मैं मोटर वाले को बुला लाऊंगी। वह झोपड़ी में गई, बुझी हुई आग फिर से जलाई। देखा तो मांस उबल गया था, कुछ जल भी हो गया था। जल्दी जल्दी रोटियां सेकी, दूध गर्म था, उसे ठंडा किया और एक कटोरी में मालती के पास लाई। मालती ने कटोरे से भद्देपन में मुंह बनाया, लेकिन दूध त्याग न सकी। मेहता झोपड़ी में के द्वारा पर बैठकर एक थाली में मांस और रोटियां खाने लगी। युवती खड़ी पंख छल रही थी। मालती ने युवती से कहा, तुम्हें खाने दे, कहीं भागे नहीं जाते हैं, तू जाकर काढ़ी ला। युवती ने मालती की और एक और सवाल आंखों से देखा। यह क्या चाहती है, इसका आशय क्या है। उसने मालती के चेहरे पर रोगियों सी भी नर्मता और कृतज्ञता की याचना न दिखाई दी। उसकी जगह अभिमान और परमार्थ की झलक थी। गंवारिन मनोभाव को पहचानने में चतुर थी। बोली, मैं किसी की लौंडी नहीं हूँ बाई जी, तुम बड़ी हो, अपने घर की बड़ी हो, मैं तुमसे कुछ मांगने तो नहीं जाती, मैं गाड़ी लेने ना जाऊंगी। मालती ने डांटा, अच्छा तुझे गुस्ताखी पर कमर बांधी, बता तू किसके इलाके में रहती है। ये राय साहब का इलाका है, तो तुझे यही राय साहब के हाथों हंडरों से पिटवाऊंगी। मुझे पिटवाने में तुम्हें सुख मिलेगा तो पिटवा लेना बाई जी, कोई महारानी थोड़ी हूँ कि लश्कर भेजनी पड़ेगी। मेहता ने दो चार कोर निगले थे कि मालती का ये बातें सुनी, कोर कंठ में अटक गया। जल्दी से हाथ धोया और बोले, वह नहीं जाएगी, मैं जा रहा हूँ। मालती भी खड़ी हो गई, उसे जाना पड़ेगा। मेहता ने अंग्रेजी से कहा, इसका अपमान करके तुम बहुत अपना सम्मान बढ़ा रही हो मालती। मालती ने फटकार लगाई, ऐसी ही लौंडियाँ मर्दों को पसंद आती है, उस जिसमें और कोई गुण हो या नहीं हो, उसकी टहल दौड़ दौड़ कर पसंद मन में करे और अपना भाग्य सहारा में इसे पुरुष ने मुझसे यह काम करने में कहा। वह देवियां हैं, शक्तियां हैं, विभूतियां हैं। मैं समझती थी वो पुरुषार्थ तुमसे कम नहीं है, लेकिन अंदर से संस्कारों से तुमसे वही बरबर है हो। मेहता मनोविज्ञान के पंडित थे, मालती भी मनोरहस्यों की समझ रहे थे। ईर्ष्या के ऐसा अनोखा उदाहरण उन्हें अभी तक ना मिला था। उस रमणी में जो इतना मधुर स्वभाव, इतनी उदार, इतना प्रसन्न मुखी थी, ईर्ष्या का ऐसी प्रचंड ज्वाला। बोले, कुछ भी कहो, मैं उसे जाने ना दूंगा। उसकी सेवाओं की कृपाओं में यह पुरस्कार देकर मैं अपनी नज़रों के नीच बन सकता। मेहता का स्वर्ग कुछ ऐसा तेज था कि मालती धीरे से उठी और चलने के लिए तैयार हो गई। उससे चल कर कहा, अच्छा तो मैं ही जाती हूँ, तुम उसके चरणों की पूजा करके पीछे आना। मालती 2-3 कदम चली गई तो मेहता ने युवती से कहा, अब मुझे आज्ञा दो बहन, तुम्हारा यह नेह, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा हमेशा याद रहेगी। युवती ने दोनों हाथों से सज्जल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और झोपड़ी के अंदर चली गई। दूसरी टोली राय बहादुर और खन्ना की थी। राय साहब का अपने उस रेशमी कुर्ते और रेशमी चादर में थे, मगर खन्ना ने शिकारी सूट डाटा था, जो शायद आज ही के लिए बनवाया गया था, क्योंकि खन्ना को आसामियों में शिकार में इतनी फुर्सत कहाँ थी कि वह शिकारों जानवरों का करते। खन्ना तिंगने एक हरे रूपवान आदमी थे, गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आँखें, मुंह पर चेकचक की दाग, बातचीत में बड़ी कुशल। कुछ देर चलने के बाद खन्ना ने मिस्टर मेहता का जिक्र छोड़ दिया, जो कल से ही उसके मस्तिष्क में रहो का भांति समाये हुए थे। बोले, यह मेहता कुछ भी अजीब आदमी है, मुझे तो कुछ ना हुआ मालूम होता है। राय साहब मेहता का इज्जत करते थे और उन्हें सच्चा और निष्कपट आदमी समझते थे, पर खन्ना से लेन देन का व्यवहार था, कुछ स्वभाव में शांति प्रिय भी थे, विरोध ना कर सके।
कि बोले, मैं तो केवल मनोरंजन की वस्तु समझता हूँ, कभी उनसे बहस नहीं करता, और करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं। उनके जीवन के क्षेत्र में कभी कदमे ही नहीं रखा। वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत लापता है तो उसे पर हंसकर आती है। मजे में 1000 महावार फटकारते हैं, न जोरू न जाता, न कोई चिंता न बाधा। वह दर्शन न बघारे तो कौन बघारे। आप निर्दयी रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का सपने देखते हैं। ऐसे आदमी से क्या बहस किया जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री कि में चरित्र अच्छा कैसे रह सकता है। समाज में रहो तो समाज के कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पे लट्टू हुई जाती थी। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही है। मुझे क्या जलाएगी बेचारी। उन्हें तो खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। यह तो ना कहो मिस्टर खन्ना, मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ। आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना जोर से कहा कर मारा। हालांकि हंसी का कोई बात न था। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कहा कर मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब उसने अपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितना ही उसकी पूजा करोगे उतना ही वह मुझसे दूर भागेगी। जितना ही दूर भागेगा उतना ही आपकी दौड़ लगाएगी। तब से उन्हें अपनी ओर दौड़ाना चाहिए था। मेरी ओर मैं उस रसिक समाज में बिल्कुल बाहर हूँ। मिस्टर खन्ना, मैं सच कहता हूँ, मुझसे जितनी बुद्धि जितना बल है वह इस इलाके के प्रबंध में भी खर्च हो जाता है। घर में जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोई काहू में मग्न। और इन सब अजगरों का भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे और तलुकारों भाई भोग विलास करते हैं, यह मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर खोकर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है। रोज टिंगियाँ हो रही है। जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते। चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी जिंदगी में मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार में मेरी आत्मा जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बंधे हुए हैं। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा। मेरे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को रोक ना सका। जेल गया और लाखों रुपये की जेल बारी उठाई, और अभी तक उसका तवाद दे रहा हूँ। मुझे कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश में समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे और बलिदान ना करे। मुझे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों को रक्त चूसे और अपने परिवार वालों को वासनाओं में तृप्त का साधन जुटाऊं। मगर क्या करो, जिस व्यवस्था में पाला और जिया उससे घृणा होने पर भी उसका मुँह त्याग किया न जा सकता। और उसी चीखे की रात दिन पड़ा हुआ कि किसी तरह इज्जत आबरू नहीं बचे और आत्मा की हत्या ना होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकता, और पड़े तो उसका स्वनाश ही समझिएगा। थोड़ा सा मनोरंजन कर दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे। संग्राम के आगे बढ़ने वाले। 2-4 जेल हो आए थे। किसी से दबना ना जानते थे। खद्दार पहनते थे और फ्रांस में की शराब पीते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं। अवसर पड़ने पे बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेल लेते थे और एक गिलास में रहकर सी गिलास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह से आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल से नहीं चल सकता। उन्हें जीवन में थोड़ी सी रसिकता लाजमी थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते हैं तो मैं भी नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणी के साथ प्रेम नहीं कर सकता उसने इस प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराएं। आप मुझी पर अवसरे आवाज़ें कसने लगे।
आवाज़ नहीं है, तत्व की बात है। शायद हो, आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए तो पता चले। मैंने तो पीट कर देखा है और मैं अपने विश्वास दिलाता हूँ आपको, वहाँ जो और चाहे जितनी बुराइयाँ हो, विषय की लालसा नहीं है। तब तुझे ऊपर दया आती है। अब तो इतनी दुखी और निराश और चिंतित है, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो उस नाटक खेल कर रहूँगा, चाहे दुखांत ही क्यों ना हो। वह मुझसे मजाक करती है, दिखती है और मुझसे तेरी परवाह नहीं, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। मैं तो सबका उसका मिजाज नहीं समझ पाया, कहाँ निशाना ठीक बैठेगा कोई निश्चय न कर सका। इस दिन इस कुंजी मिल गई इस फतह का, लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिलेगी। मेहता शायद आपसे बाजी मार ले जाए। एक हिरन कोई हिरनिया के साथ चल रहा था, बड़ी सींगे वाला, बिल्कुल काला। राय साहब का निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चलने दो, धूप तेज है, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बात करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले एक शिकार मिला, वह भी निशाना खाली किया। एक तो हत्या से बचे। हाँ कहिए, क्या कहने जा रहे थे? आपके इलाके में ऊख होती है बड़ी कसरत से, तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए। हिस्से धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं 1000 हिस्से खरीद लें। गजब है, मैं इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा? इतने नामी इलाकेदार और आपको रुपया की कमी। कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें से 25% ही देना है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं है। रुपये जितने चाहें मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी आपने अपनी ज़िंदगी इंजॉय ना कराई ही होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठी रकम मिल जाएगी। 25,000 लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए, हम पूर्ण संयुक्ता और संबंध पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारियों के खर्च के सिवा नेफ में पाई भी किसी की जेब से नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा किसी नीति से कंपनी चल कैसे रही है। और मेरी सलाह में थोड़ा सा सॉल्यूशन में काम भी तो शुरू कर दीजिए। यह जो सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, इन सब सेल्यूकेशन से बने हुए हैं। रुई, शक्कर, गेहूँ, रबड़, किसी जीन्स का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम सारा अटपटा है। बहुत से लोग कच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी है, आप जैसे अनुभवी, सुशिक्षित और दूरदेश लोगों के लिए ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार में उतार चढ़ाव कोई असमंजस घटना नहीं, इसका भी वैज्ञानिक है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल कि धोखा हो जाए। राज साहब कंपनियों पर अंधविश्वास करते थे। 1-2 बार उन्हें उनका कड़वा अनुभव हो चुका था, लेकिन मिस्टर खन्ना ने उन्होंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता का कायर हो गए। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल ना अपने व्यवसाय पुरुषार्थ की प्रतिमा से शहर में पूछता था, उसकी सलाहों की अपेक्षा ना की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना उसका पद प्रदर्शन हो जाए तो उन्हें बहुत ही कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह का प्रश्न करते रहें। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें और कुछ पत्तियाँ, कुछ फूल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सब पका गया, डरा कहीं बेकार में ना पकड़ जाए। बोला, कुछ नहीं मालिक, यूँ घास पात है। क्या करेगा इसको? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया। मामूली चीज़ थी जो जंगल की आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहरों में अख्तरों में के हाथ 2-4 आने में बेच देते हैं, जैसे मकोई, खंदी, सहदेहिया, कुकरौंदी, धतूरे के बीज, मदार के फूल, कंजरे, खुमची आदि। एक दिन हर एक चीज़ दिखता है, पर रटे हुए शब्दों में उसका गुण भी बयान करता जाता है। यह मकोई है सरकार, तप है, मंदाकिनी हो, तितली हो, धड़कन हो, सूल हो, खांसी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है।
यह धतूरे का बीज है। मालिक गठिया हो, बाई हो? खन्ना ने दाम पूछा। उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपये फेंक दिया और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब का मुंह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसने दुगुना पाया। आशीर्वाद देता चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यह घास पात ले क्या करोगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इसकी अफसियाँ बनाऊंगा। मैं कमियागार हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार वह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ, शौक से। मेरी शागिर्दी कहिए। पहले सिवा शेर लड्डू खाकर चखाइएगा, तब बतलाऊंगा। बात यह है, मेरी तरह के आदमियों का सबका पटता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। जिसको जितना मालूम हो जाए वह किसी फकीर को दी हुई जड़ी बूटी है, फिर आपको खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह बीज उन्हें दे तो हमेशा के लिए आपको चीनी हो जाएगी। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान ना कम नमता कसा न जा सके तो क्या बुरा है? जरा सा एहसान में बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों का गुण आपको कैसे याद रहेगी? खन्ना ने कहाकर मारकर कहा, आप भी राय साहब बड़े मजे की बात करते हैं। जिस बूटी को जो भी गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लिफायत और मंसूहर है। सेहत तो रुपये की 8 आने विश्वास होती है। आप तो बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन्हीं लंबी मूछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वासी होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरोधों के नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको जो भी कभी उनके दर्शन ना हुए होंगे, अब कि आप आइएगा तो मैं मिलवाऊंगा उनसे। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों के तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं सकती। केवल एक दिन दूध पीते हैं। ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते हैं। पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी यह सारी कठिनाई छूमंतर हो जाएगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कुछ कह सुनाएंगे। ऐसा प्रसन्न मुख है कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब हो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर संन्यास और त्याग, मंदिर और मठ, संप्रदाय की पंथी, इन सब को ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन में तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने में का ख्याल छोड़ो। देवता बन के तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहब का मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी वह विश्वास था और प्रभुत्व वालों में आमतौर पर होता था। दुखी प्राणी को आत्मचेतन में जो शक्ति मिलती है, उनसे के लिए वह भी लायतित रखते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों में निराश हो जाते थे तो मन में आता था, संसार के मुंह तोड़कर एक एकांत में बैठकर मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधनों में वह भी साधारण मनुष्य की भांति आत्म उन्नति के मार्ग पर बाधाएं समझते थे और उनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन में भी आदर्श था। लेकिन संन्यास और त्याग के बिना बंधन को तोड़ने का उपाय है। लेकिन जब वह संन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों संन्यास लिया? उन्होंने संन्यास कब लिया? साहब, वह तो कहते हैं कि आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वतंत्र और उपदेश तो तत्व है। मेरी समझ में कुछ ना आ रहा था। विचार स्वतंत्र और आशय क्या है? समझ में तो मेरा भी कुछ ना आया। अब की आइए तो उनसे बातें करते हैं। वह प्रेम और जीवन को सत्य कहते हैं और ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्न हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप तो दिल लगी करते हैं। मालती को भला उनसे क्या मिलवाता? वाक्य पूरा न करता हुआ उसके झाड़ी की सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। वह प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब ने पीछे गए। झाड़ी में एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला गया। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे। खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? खामखा उसे छेड़ रहे हैं। कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो उससे मुझे उस ढीले में चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं। तब क्या खेलने चले थे? सामंत और क्या? राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली
बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता। खतरनाक जगह है। एकांत शिकार तो मार लेनी चाहिए। खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपया करके कार के पास पहुँचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। सच, व्यर्थ में आपकी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय में उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह उस वक्त अगर झाड़ी से एक गिलहरी भी निकल जाती तो वह चीख के मारे भी गिर पड़ती। बोटी बोटी काँप रहा था, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर भी उसके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल गए तो खन्ना का होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिफाकत है। अजी, जाओ भी, जरा सा तेंदुआ दिख ले तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलने उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से बहुत कलई खेलूँगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो आप आपका अहिंसावाद था। शाबाश, खन्ना ने गर्व से कहा। जी हाँ, यह मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं को हत्या करते हैं। लज्जा आपको करनी चाहिए, आनी भी चाहिए, ना कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहें। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिसी का फॉर्म आज ही भर दें और शक्कर के हिस्से का भी। मेरे पास 2 फॉर्म मौजूद है। राय साहब ने चिंतित स्वर से कहा, जरा सोच लीजिए। इसमें सोचने की जरूरत नहीं। तीसरी टोली मिर्जा खुदेर और मिर्जा तांगा की थी। मिर्जा खुसेद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज की भांति था। वो वर्तमान में ही रहते थे। न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आता था उसमें जी जान लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह बुनोद का पुतले थे। काउंसिल में जाते ज़्यादा उत्साहित मेंबर कोई न था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते थे मिनिस्टरों को रुला देते। कभी इनके साथ रियासत करना ना जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पत्ता नहीं। घुसपैठ भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते थे। नर्मदा के सामने दंडवत करते थे, लेकिन जहाँ किसी भी सन दिखाई तो यह हाथों धोकर उनके पीछे पड़े। ना अपना लेना याद रखते थे, ना दूसरों को देना। शौक था डायरी और शायरी और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिनों हुए हृदय का दिवाला निकल चुका था। मिस्टर तांगा ताव पेच के आदमी थे। सौदा पटाने की मामला सुलझाने में, अटंगा लगाने में, बालों को तेल लगाने और गला दबाने में, दुम झाड़ कर निकालने जाने में बड़े सिद्धहद कहिए। रेत पर में नाव चला दे, पत्थर पर डूब लगा दे, तलुकालों को महाजनों के कर्ज दिलाना, नई कंपनी खेलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोड़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हज़ार बना लेते। उस कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सहायक थे। जब संप्रदायीय दल को जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे, मगर उस उलटफेर के समर्थन के लिए उसके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली ना दिखा सकता था। शहर के सभी राइस, सभी हुक्काम, सभी अमीरों से उनका याचना था, दिल में चाहे लोग उसकी नीति पसंद करें ना करें, पर वह स्वभाव इतने नर्म थे कि कोई मुंह पर कुछ ना कहता था। मिर्जा खुसेद ने रुमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है। आज तो कोई मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, वही बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तांगा ने मामले की बात छेड़ी।
अब भी चुनाव के बड़े बड़े गुल खिलेंगे, अब आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्जा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही नहीं हूँगा। तांगा ने पूछा, क्यों? मुक्त की बकबक कौन करे, फ़ायदा ही क्या, मुझे अब इस डेमोक्रेसी की भक्ति नहीं रही। जरा सा काम, अब महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वर्ग है, इसके लिए कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज, इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी में बड़े मज़े से हजारों मील खींच ले सकती है, उसे 10,000 आदमी मिल कर उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो यह सारा तमाशा देखकर कौन सिंह से बेचार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो कौन सिंह से आग लगा दूँ। जिसे जो डेमोक्रेसी करते हैं वह व्यवहार के बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपया है। रुपये के जोर पे उनके लिए सभी सुविधाओं तैयार हो जाती है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने और बोलने वाले, जो अपने जवान और कलम के पब्लिक की तरह खींच लेते हैं। सभी सोने के देवता को माथे और पैरों में लगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया कि अब इलेक्शन के पास ना जाऊंगा। मैंने प्रोपगंडा के डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्जा साहब ने कुरान की आयतों को सिद्ध किया और पुराने ज़माने की बादशाहों के आकर्ष कितने ऊंचे थे, आज तो हम उसकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंख में चकाचौंध आ जाएगी। बादशाह के खजाने में एक कौड़ी भी निजी खर्च में नहीं लेने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करने, कपड़े सिकर, लकड़ों को पढ़ाकर अपनी गुजार कर देता था। मिर्जा ने आदर्श महबूबों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह और कहाँ आजकल के मंत्री का मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हज़ार महावर लिखना मिलना चाहिए। वो यह लूट है डेमोक्रेसी। हिरणों के झुंड चलता हुआ नजर आया। मिर्जा ने मुख का निशाना, शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभालती और निशाना मारा। एक काला हिरन गिर पड़ा। वह मारा। उस उन्मुख ध्वनि के साथ मिर्जा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चे की तरह उछलते कूदते ताली बजाते। समीप एक ही वृक्ष पर एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरे और मिर्जा जी के साथ दौड़े। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी, उसके पैरों में कफन हो रही थी और आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पटा था, मन भर से कम ना होगा। हुकुम जी, तो मैं उठाकर पहुंचा दूं? मिर्जा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। एक ही मिनट पहले उसके जीवन था। जरा सा पत्ता भी लड़खड़ाता तो कान खड़े करके चौकन्नियाँ भागता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों के बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निष्प्रभ पड़ा है। उसकी खाल उखेड़ लो, अपनी भेड़ियों कर डालो, उसकी कीमा बना डालो, उसे खबर भी ना होगी। उसकी कीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह इस निर्जीव शव में है। कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनमोहन छवि। उसकी छलान हृदय में अंतर की तरंगे कर देती थी। उसकी चौकन्नियों के साथ हमारा मन भी चौकन्नियाँ भरने लगती है। उसका सुकुमार जीवन सा बिखेरनी चलती है, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है, लेकिन अब उसे देखकर कलिनी होती है। लकड़हारे ने पूछा, क्या पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना। मिर्जा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े, बोले, अच्छा उठा ले। कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले चल, तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्जा की ओर कौतूहली से देखा। कानों पर विश्वास न आया। अरे मालिक नहीं, हुजूर ने स्वीकार किया है तो हम कैसे खा ले? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ, तू इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे ही मैं ना ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए हैं, इस कड़ी धूप का शिकार किया, मैं कैसे उठा ले जाऊँ? उठा
देर मत कर, मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते और रह रहकर मिर्जा जी के मुंह की ओर सशक्त नेत्रों से देखते हुए कहीं बिगड़ न जाए हिरण को उठाया। सहसा उसने हिरण को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक हुजूर कि इसकी हलानी नहीं की। मिर्जा जी ने हंसकर बोला, बस बस तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्जा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल में उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने से एक भी दिन भी व्रत लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल में जो संतोष हुआ था कि हिरण अब लोगों के लिए अखाद्य हो गया है, उसको फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे के हल्के मन को हिरण को गर्दन पर रख लिया और चल की ओर ले चला। तांगा अभी तक तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप से हिरण के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते, कुछ समझ में न आ रहा था कि मुआमला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे ने उल्टी दिशा से जाते देखा तो आकर मिर्जा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे हो हजरत, क्या रास्ता भूल गए? मिर्जा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दी या अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तांगा ने मिर्जा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में तो है ना कि नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसीलिए कि उसे पाकर उसे जितनी खुशी होगी मुझे या आपको ना होगी। तांगा खिसियाकर बोला, जाइए, सोचा था खूब कमाऊंगा, कबाब उड़ाएंगे, सो अपनी सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर राय साहब और मेहता कुछ न कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ी होना है ना, सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इससे का क्या ताल्लुक है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उसमें किसी अच्छी कीमत वसूल हो जाएगी। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप किसी का भेद ना खोलने दें। आप यहीं खड़े हो रहे हैं, सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जलाल तालीम इसी शहर के खड़े हो रहे हैं। रसोइयों के वोटों को 16 आने उसकी तरफ से है, हुकूम की उनके मददगार हैं, फिर भी पब्लिक पर उसका जो असर है उसकी किसी को दम नहीं है। आप चाहें तो उसको अपनों उससे 10-20 हज़ार रुपये महज यह हाजिर कर देने में मिल सकते हैं। आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं, नहीं मुझे अर्ज कर लेना चाहिए। इस मुआवजे में आपको कुछ नहीं करना है, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम से आप मुझसे 10,000 नकद वसूल कर लीजिए। मिर्जा साहब ने अपनी और हिफाकत देकर कहा, मैं ऐसे रुपयों घर और पाप की लागत भेजता हूँ। मिस्टर तांगा ने जरा भी बुरा मानना माथे पर बल न आने दिया। मुझ पर जितनी लालच चाहे भेजो, मगर रुपये की लागत भेजकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप सिपाहियत में इतने पाबंद तो नहीं। लूट की कमाई को हराम समझने के लिए सारा का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं। तो इस मामले में क्या आप फैसला तकदीर नहीं कर सकते? जी नहीं, आप अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी का डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी खरीदना ना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे यह भी मंजूर नहीं है। मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर, कोई का मैनेजिंग एडिटिंग, कोई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पाँव चूमती थी। मैं जानता था दौलत से आराम और तल्लुक के में कितना सामान जाया किया जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूँ कि दौलत इंसान के कितना खुदगर्ज बना देता है, कितना पेश पसंद, कितना मक्कार, कितना बैरकत। वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस ना हुआ। मिर्जा जी की बुद्धि और प्रभाव ने उसको जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उसने के लिए धन ही सब कुछ था और ऐसे आदमी जो लक्ष्मी को ठोकर मारता है उसका कोई मोल ना हो सकता है।
लकड़हारा हिरन के कंधों पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने उसे कदम बढ़ाया और स्थूलकाय तांगा पीछे रह गया। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, यह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है कि हमें अपना बदन में कर भी उसके बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ढूंढ से उतार कर रख दिया था और दम लेने के लिए लगा था। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो बतलाओ, कुछ दूर मैं ले चलो। लकड़हारा हंसा। मिर्जा तिल टोंग ने उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी ने जैसे चुंबक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्यों तुम समझते हो कि मैं इसे नहीं उठा सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजदूरों का काम है। मैं तुम्हारा दुगुना जो हूँ, इससे क्या होता है मालिक? मिर्जा जी पुरुषार्थ अपना और अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन की गर्दन उठा लिया और चले, मगर मुश्किल में 50 कदम चले होंगे और गर्दन फटने लगी, पाँव थरथराने लगे और आँखों में तितलियाँ उड़ने लगी। कलेजा मजबूत लिया और 20 कदम और चले। कम वक्त कहाँ रह गया, जैसे कि लाश में शीशा भर दिया गया हो। जरा मिस्टर तांगा का गर्दन पर रख दूं तो मज़ा आ जाए। मसल की तरह जो फूले चलते हैं, चला इनका मज़ा भी देखें। लेकिन बोझा उतरे कैसे? दोनों ने अपने दिल में कहेंगे, बड़ी ज्वार मंदी दिखाने चले थे, 50 कदम में छी बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसा रंग ढंग है? बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ बहुत हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूरी तो ले ही जाऊंगा जितनी तुम दूर लाए हो। कोई दिन गर्दन दुखेगा मालिक? तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, आप तो ऐसे नहीं समझता। मुदा आप हैरान ना हो, वह चट्टान है, आप पर उतर दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर यह अच्छा हो नहीं सकता कि मैं ठला जाऊँ और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब आ पहुँचे। मिर्जा को दाना फेंका, और आपको भी कुछ देर से चलना पड़ेगा जनाब। वकील साहब ने नज़रों में मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, मुआफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है। बहुत भारी नहीं है सच। अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चले तो मैं वादा करता हूँ कि मेरे सामने तो ताजुब रहेंगे। मैं उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इस चकमों में नहीं आता। मैं चकमा नहीं दे रहा। वल्लाह, आप जिस हमले में करेंगे खड़ा हो जाऊँगा। जब हुक्म देंगे बैठ जाऊँगा। जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुईम, कन्वेंसर, जो कुछ कहिएगा बन जाऊँगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसी ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पे सब कुछ कर सकते हैं। तांगा का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कोल में पक्के हैं, इसमें कोई संदेह न था। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले ही आए। बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते, मगर इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? कोई बहुत होगा, 4-5 पंसेरी होगा। 2-4 दिन गर्दन ही दुखेगी। जेब में रुपये हो तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। 100 कदम की रही। हाँ, 100 कदम मैं गिनता चलूँगा। देखिए निकल ना जाइएगा। निकल जाने वाले का लागत बेचता हूँ। तांगा ने जूते का फीता बांधा और कोट उतारकर लकड़हारे को दिया। पतलून ऊपर चढ़ाया, रुमाल की मुंह पोंछा और इस तरह से हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हो। फिर हिरन उठाकर गर्दन पे रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन उठ ना सकी। कमर झुक गई। हाथ उठे तो लाश को जमीन पे पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उसे सहारा देकर आगे बढ़ाया। तांगा ने एक टक इसको उठाया, जैसे दलदल पे पाँव रख रहे हो। मिर्जा ने बढ़ावा दिया। शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तांगा ने एक डग रखा। मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार दिया मैदान साहब, जीते रहो। पट्टे
तांगा ने डंग से बढ़े आंखें निकली पड़ती थी। बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम का शर्त गलत, 50 कदम ही रही। वकील साहब ने बुरा हाल था। वह बेजान हिरन की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियाँ जवाब दे चुकी थी। केवल लोभ किसी लोहे की धरन की तरह छत में संभाले हुए था। 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह सहतीर भी जवाब दे गई। लोभी की कमर टूट गई थी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आया और शिकार गर्दन के लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उठाया और अपने रुमाल में हवा करते हुए उनकी पीठ ठोकी। जो तो यार, तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर ने खोटी हो। तांगा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींच ली। आपने तो मेरी जान ही ले ली थी। मन में काम ना होगा ससुर, मिर्जा ने हाँफते हुए कहा। लेकिन भाईजान, मैंने तो इतनी दूर उठा लिया था। वकील साहब ने खुशामद करनी शुरू की। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी, आपका तमाशा देखना था, वह आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआवजा कब पूरा किया? कोशिश तो जान तोड़ की, इसकी सगन नहीं। लकड़हारे ने हिरन उठा लिया और भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों की कांख कूद कर 10 कदम इसे उठा लिया, यह ना समझे कि पास में हो। इस मैदान में मैं दुर्बल होने पर भी तुमसे आगे रहूँगा। हाँ कागज, तुम चाहे जितना काला हो, तुम और झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिससे बहुत थोड़ा पानी था। नाले में उस टीले में छोटा सा 5-6 घरों का पूरा था और कई लड़के इमली के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे ने देखते ही सबों को दौड़कर उसका स्वागत किया और लगे पूछने, किसने मारा बापू? कैसे मारा? कहाँ मारा? किसने गोली लगी? कहाँ लगी? इसे तो क्यों लगी और हिरन को क्यों ना लगी? लकड़हारे हाँ हाँ करता इमली के नीचे पहुंचा और हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी में दोनों अनुभव भाव के लिए खाट लेने दौड़ा। उसके चारों लकड़ों और लड़कियों ने शिकार अपने चार्ज में ले लिया और अन्य लड़कियों को भगाने की चेष्टा की। सबसे छोटा बालक ने कहा, यह हमारा है। बड़ी बहन ने, जो 15-14 साल की थी, मेहमानों को देखकर छोटे भाई को डांटा। चुप नहीं, सिपाही पकड़ ले जाएंगे। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं है, हमारा है। बालक ने हिरन के बैठकर अपना कब्जा सिद्ध कर लिया और बोला, बापू तो लाए हैं। बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों ने माँ बकरी के लिए पत्तियाँ तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई हुई उनकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उल्टी है। इस भेष में मेहमानों के सामने कैसे पेश आए? और बिन काम नहीं चलता, पानी वानी देना है। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार में घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। बड़े बड़े स्त्री पुरुष सबों को दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवान के साथ जवान बने हुए थे। इतनी ही देर में सारे गांव में इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो यहीं के निवासी हो। लड़के तो उनके लदे रहते थे, कोई उनके फुदेरीदान टोपी सिर पर रखे देता था, कोई उनकी रिवाल्वर कंधों पर रख कर अकड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की खड़ी खोलकर अपनी कड़ाई में बांध लेता था। मिर्जा ने खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगल आदमियों के साथ गाते रहे। जब से ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कोई तो रोते थे, ऐसा सौभाग्य उन गरीबों का जीवन में शायद पहली बार आया हो कि किसी शिकारी ने उसकी दावत की हो। जरूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना दरीवान दिल किसका होता है? उनके दर्शन फिर काहे को होंगे? कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे फिर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश हैं, काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का ये दिन बड़ा मुबारक था। तांगा ने बेरुखी के साथ कहा,
आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात ना हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों में खाक छानने के बाद अपना सब मुँह लिए लौटे जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुँचे तो दोनों टहनियों लौट चुके थे। मेहता मुंह लटकाए हुए थे। मालती विमान से अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह की बात ना निकलती थी। वकील साहब इसीलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उसके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रशंसा अलैंगिक थी। तो दोस्तों, उपन्यास का गोदान उपन्यास का 7वां भाग समाप्त होता है। अगले भाग हम लोग 8 देखेंगे और इसी के साथ ये भाग को विराम करते हैं। मिलेंगे अगले भाग में, देखेंगे उसमें क्या है।